हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो कल हम लोग क्या किए थे कि कल क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम 29 से आज सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग ने 2013 का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, तो 2013 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2013 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2013 के 29 में। 29 में देखिए क्या कह रहा, ए बी सी ई डी और 5 विभिन्न नगरों से पी क्यू आर एस टी से अनिवार्यता जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये देखते हैं, एक तरफ हम लोग सिटीज़ मेंशन कर लेते हैं। सिटीज़ हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, और एक तरफ हम लोग जो है मेंशन कर ले रहे हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, और उसको इस तरह से कुछ मेंशन कर ले रहे हैं ताकि हमें क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा। अब हम यहाँ आगे से देखते हैं, जो जो यहाँ स्टेटमेंट बोलता है उसको हम करते चले जाते हैं। बी और सी नगर क्यू से नहीं है। देखो बी और सी नगर क्यू से नहीं है, तो बी और सी को क्यू से हटा दो। बी सी, देखो बी भी क्यू से नहीं है और सी भी क्यू से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बी और सी क्यू से नहीं है, आगे देखते हैं। उसके बाद बी और ई नगर पी और आर से नहीं है। बी जो है ना तो पी से है ना तो आर से है, तो बी ना तो पी से है ना तो आर से है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में, और ई भी ना तो पी से है ना तो आर से है। ई भी ना तो पी से है और ना ही आर से है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि ए और सी नगर आर एस टी से नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मेंशन करो, इसको भी हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं। देखो ए सी आर एस टी से, ए को आर एस टी से हटा दो, ए जो है आर एस टी से हटा दो। उसके बाद सी को आर एस टी से हटाओ, सी को आर एस टी से हटा दो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी जो है डी ई नगर क्यू और टी से नहीं है, तो डी को हटा दो। डी जो क्यू टी से नहीं है, क्यू टी से नहीं, तो डी यहाँ पे हमारा ना तो क्यू से है ना तो टी से है। ठीक है, और ई भी क्यू टी से नहीं है, तो क्यू और टी से नहीं। हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सी नगर पी से है। सी नगर, अब जहाँ पे ये बॉक्स खाली है, जहाँ पे कोई टिक नहीं लगा उसका मतलब वो वहाँ से बिलोंग करता है। सी नगर पी से है, तो देखो ये नगर पी से है। ठीक है, उसके बाद डी नगर आर से है। डी जो है नगर आर से है, देखो ये भी बॉक्स खाली है तो ये यहाँ से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए नगर क्यू से है, ए नगर क्यू से है, ये भी देखो ये बिलोंग कर रहा है, ए नगर क्यू से है। बी नगर एस से है, बी नगर एस से है। तो इस तरह से इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 29 के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें नहीं ऑप्शन दिया हुआ, इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमें मार्क्स मिलता है वो सभी को क्या मिलता है, इक्वली मार्क्स मिलता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, इसी क्रम में पंक्ति में प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने हैं, मतलब जो अलग अलग के। पहला है बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है। डी जो है अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है पर बैगनी नहीं, वायलेट नहीं देख पाता। ई बैगनी और पीली को देख पाता है पर लाल को नहीं देख पाता। ठीक है, जी नारंगी को छोड़कर सभी रंग की टोपियों देख सकता है। यदि जी जामुनी कलर की रंगी को पहने तो ई द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या होगा। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में भी एक बार देखते हैं, क्योंकि कलर जो है बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में आके करते हैं। अब देखिए कलर हमारा ये जो है लिखा हुआ है कि 7 men A B C D and G are standing in queue in that order is in each one is wearing a cap of different color like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. D is able to see in front of him green and blue. देखो D जो है एबल है ग्रीन और ब्लू को अपने सामने देख लेगा, बट नॉट वायलेट, वायलेट को देख नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो स्टैंडिंग में खड़े वो अपना कैप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, E can see violet and yellow but not red. G can see caps of all colors other than orange. If E is wearing an indigo color cap, then the color of the cap
वॉर्न बाई एफ, तो एफ कौन सा पहने हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि इसमें इसको भी अभी इसी तरीके से हमें डायग्राम बेस हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हम पर्सन कर लेते हैं, ठीक है। अब पर्सन एक तरफ हमने कर लिया, ये पर्सन कर लिया, ठीक है। एक तरफ हमने कर लिया कैप की कलर, ठीक है, कैप की कलर कर लिया। चलो और देखते हैं। तो पर्सन क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ, अपने पास जी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी कलर हैं उस पेन सेलेक्ट कर ले, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से देखना है डिफरेंट कलर लाइक वेंडिगो। अब यहाँ देखना, डी इज एबल टू सी इन अ फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन, डी जो है ये वाली लाइन, ठीक है, अपने फ्रंट पे ग्रीन या ब्लू देख सकता है, ग्रीन या ब्लू। तो अभी ग्रीन या ब्लू ये अपने सामने ही देख सकता है, तो ग्रीन या ब्लू का मतलब है ये ग्रीन और ब्लू यहीं कहीं होगा, ठीक है। अभी ये मेंशन नहीं है कि कहाँ ग्रीन ब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्रीन एप्पल बट नॉट वायलेट। अगर वायलेट को नहीं देख सकता तो इसका मतलब डी का जो हो जाएगा पूरा कलर क्या हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा। इससे क्या कि उसमें कहा गया है कि जो अपना टोपी लगाया हुआ है वो खुद नहीं देख सकता, अपना कलर नहीं देख सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है, वायलेट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे यहाँ पे कह रहा है ई कैन सी वायलेट, ई वायलेट देख सकता है एंड येलो भी देख सकता है, तो वायलेट तो ई देख सकता है, इसका मतलब क्या है, ई जो है डी के पीछे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे येलो भी देख सकता है। अब येलो देखने का मतलब क्या है कि येलो भी कहाँ होगा, यहीं ऊपर ही कहीं होगा, ठीक है। येलो भी कहाँ होगा, यहीं कहीं ऊपर ही होगा, तो इसको येलो भी यहीं कहीं मेंशन कर दे रहे हैं। अभी येलो इसमें पता नहीं एबीसी में कौन सा, किसका टोपी येलो है, किसका ग्रीन है, किसका जो है ब्लू है, ठीक है। तो ई भी अपने सामने वाले को तो देख सकता है, येलो देख सकता है, ठीक है। और येलो के बाद जो है ये वायलेट भी देख सकता है। अब वायलेट कैसे देखेगा, वायलेट 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 देखने का मतलब है ये ई डी जो है इसको सामने तो देखेगा आराम से, वायलेट भी देख सकता है। बट नॉट रेड, लेकिन रेड को नहीं देख सकता। अच्छा अभी इसको रेड को छोड़िए, रेड को नहीं देख सकता, रेड ई का भी हो सकता है, रेड इससे नीचे वाले भी हो सकता है, क्योंकि अपने पीछे नहीं देखेगा, बैक नहीं देखेगा, आगे ही देखेगा, ठीक है। बट नॉट रेड। जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर, जी सब कलर को देख सकता है, इसका मतलब जी सबसे नीचे है, ठीक है, कलर अदर देन ऑरेंज, ऑरेंज को छोड़ के, तो इसका मतलब जी का क्या कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। अब देखो जी का ऑरेंज फिक्स हो गया। अब उसके बाद अदर देन ऑरेंज, इफ़ ई इज अ बेरिंग द इंडिगो, क्लियर क्लियर, ई जो है इंडिगो पहने हुए है, क्या इंडिगो, इंडिगो, तो ई जो है ई के पास इंडिगो कलर है, तो इसका मतलब यहाँ जो नॉट रेड जो बच रहा था, नॉट रेड बट नॉट रेड, ये रेड किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है लास्ट में देखिए, देन द कलर ऑफ द कैप वॉर्न बाई एफ, क्या हो जाएगा, एफ, तो एफ का कलर कौन सा हो जाएगा, एफ का कलर हो जाएगा रेड, क्या हो जाएगा, रेड। आंसर नंबर 30 का क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो। बॉल क्या क्या है, रेड है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, बॉल क्या क्या है, रेड है, ग्रीन है एंड येलो, ठीक है, रेड ग्रीन एंड येलो। देयर आर द मेनी रेड्स बॉल्स आर देयर येलो बॉल्स, कुछ रेड बॉल जो हैं वो येलो बॉल है, ठीक है, तो रेड इज इक्वल टू क्या कर ले रहे, येलो कर ले रहे। देयर आर येलो बॉल्स, देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स देयर आर ग्रीन वंस, तो जो येलो है वो ग्रीन का क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कही रहा। देयर आर द ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स देयर आर ग्रीन्स, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स क्या होगा भैया, देखिए अगर ये
अगर यहाँ पे जो मेंशन है येलो बॉल जो है ग्रीन बॉल का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू द सम ऑफ द येलो एंड द ग्रीन बॉल, ऐसा तो कुछ पहला है नहीं, ठीक है। इज डबल द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल, इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल। देखो अगर येलो बॉल 2 टाइम्स है तो ये r इज इक्वल टू वाई है, तो r इज इक्वल टू यहाँ भी तो y होगा, तो इज डबल दी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है। द नंबर ऑफ रेड बॉल का नंबर क्या होगा, ये ग्रीन बॉल का 2 टाइम्स होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बी, ठीक है। सी भी नहीं है, कैन नॉट बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 31 के बाद 32 जो है वो आपका पैसेज है, और 32 के बाद हम लोग आते हैं 33 में आते हैं, ठीक है। 33 भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक लीड था, ये भी हमारा पैसेज ही है। 34 देख रहे हैं, 34। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या मेंशन है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट द बॉयज इज अ रैंक 20, क्या है 20। कुल बच्चे कितने हैं टोटल, इनिशियल स्ट्रेंथ क्लास की क्या है 45। व्हेन 2 बॉयज ज्वाइन हिज रैंक वाज द ड्रॉप बाय 1, अगर 2 बॉयज और ज्वाइन करते हैं तो उनकी रैंक ड्रॉप होकर कितनी चली आती है, ठीक है। देखो पहले बच्चे कितना थे 45, तब रैंक क्या थी 20। जब 2 बच्चे और ज्वाइन करते हैं तो रैंक, तो ये कितने हो जा रहे हैं 45 से कितना हो जा रहे हैं 47। हिज रैंक ड्रॉप बाय 1, उसका रैंक जो है एक ड्रॉप हो जाता है, तो रैंक कितना हो जाता है, रैंक हो जाएगा 21, ठीक है। व्हाट हिज न्यू रैंक फ्रॉम द इंड से रैंक क्या होगा। तो कभी भी हमने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए हमने बताया कि अगर रैंक देखना है, इंड से रैंक देखना है, इंड से अंतिम से, तो क्या करना है, जहाँ से सिटिंग बैठा हुआ है स्टार्टिंग से, मतलब फर्स्ट प्लस क्या करना है हमें इंड से रैंक, इंड से रैंक माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 47, ये सॉरी ये प्लस होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका तो 47 माइनस इंड से रैंक कितना है, अब 21 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 21 प्लस 1, तो ये कुल मिला के आपका आ जाएगा 21 और 1 22 और 22, तो 47 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 47 माइनस 20 आपका कितना आ जाएगा 27। तो इंड से जो रैंक होगा वो क्या होगा 27 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी क्रम में हम 35 की तरफ बढ़ते हैं और 35 देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है 35 भी, क्योंकि लिखा हुआ आ थीफ रनिंग इज अ 8 किलोमीटर इज अ चेस बाय द पुलिसमैन हुज स्पीड इज द 10 किलोमीटर पर आवर, इफ द थीफ इज अ 10 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन देन द टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन द कैच ऑफ द थीफ। देखो इसको हिंदी में देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है, मतलब चोर की स्पीड 8 किलोमीटर और पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो गैप है 10 मीटर आगे है, ठीक है। चोर जो है पुलिस से 10 मीटर आगे है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। चोर पुलिस बहुत चोर पुलिस, ठीक है, बचपन में चोर पुलिस बहुत गेम हुआ करते थे, हैं। तो इसमें देखना है कि जब भी कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में हो तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है माइनस हो जाती है, और जब भी कोई चीज़ अपोजिट स्पीड में दौड़ती हो, चाहे ट्रेन हो चाहे चोर हो, कोई भी दौड़ता है तो उसकी स्पीड हमेशा क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया ये डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर है, और स्पीड कितना है, क्योंकि चोर कितने दौड़ रहा 8 से और पुलिस दौड़ रहा कितना 10 से, तो दोनों की स्पीड अभी हमने क्या कहा कि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा आगे पीछे, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस
8। और ये तुम्हारा ऊपर यूनिट मीटर में है, ये कितना है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं आगे, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, और ये आवर से अगर हम किस में जाएंगे, कि किलोमीटर पर आवर, तो इसको मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि आंसर जो हमारा आ रहा है मिनट में आ रहा है, तो अगर सेकंड में आता तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई और कर देते, ठीक है, लेकिन हमारा मिनट में आ रहा तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 जीरो से 3 जीरो पर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो टाइम अपने पास कितना, 3 मिनट। कितना आ रहा है, 3 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे इस 100 मीटर की दूरी चोर और पुलिस के बीच में जो है, पुलिस 3 मिनट में चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर दूरी तक चलती है, और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसे पूरे यात्रा करने में समय कितना घंटा लगता हो, 3 घंटा लगता हो, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन से कर लो, या तो इस इक्वेशन बना के, या तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो कि डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन से नहीं आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी चलती है, ठीक है, 63 किलोमीटर की दूरी ये चलती है, 63 किलोमीटर, और उसके बाद अपनी प्रारंभिक जो भी उसकी स्पीड होती है, अगर 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, तो उसकी स्पीड हम मान ले रहे हैं कि उसकी स्पीड क्या रही होगी, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, उस स्पीड में अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड अगेन, स्पीड पहले ये थी, ठीक है, अगेन उसकी स्पीड को क्या कर दिया रहा, इंक्रीज कर दिया रहा 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, x + 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तब वो कितनी दूरी तय करती है, 72 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है। यदि उसे पूरी यात्रा करने में टोटल 73 को करने में 63 किलोमीटर 72 किलोमीटर करने में उसको कितना टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताओ, चलो ठीक है, क्या करना है, इसको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। तो बस हम लोग इसको थोड़ा सही से एक बार मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे टोटल टाइम, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट ये कहाँ जा रहा, स्पीड इज इक्वल टू सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सीधा निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/s। अब d/s ये हो गया। तो इसमें क्या करना है, हमें टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। पहले इस डिस्टेंस क्या थी 63, और स्पीड हमने x मान लिया, प्लस कितना हो गया, अब 72 हो गया, तो x + 6। एक तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन करके इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन इसमें लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इसमें, क्योंकि x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है ये चारों, अब x की वैल्यू इसमें लगा के सॉल्व करोगे, जो 3 घंटे के बराबर आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, या चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 × 42 7 9 63। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसमें 42 का फैक्टर अगर हम रखते हैं तो 7 और 6, क्यों 7 और 6 का मतलब क्या है कि ये 7 से 63 कट जाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ लगता है कि इससे कुछ रिजल्ट मिल सकता है, तो इसको देखो ऑप्शन से ही करते हैं भाई। ऑप्शन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63/42, और प्लस हो जाएगा
72/42 प्लस 6, तो 7×6 = 42, 7×9 = 63, या 3 दूनी 3 2 जा कितना 6, 3 3 जा 9। तो 1 मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं, पेन का कलर। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे अपने पास कितना आया 3 = आया 3/2। ये देखो 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 तो उसको काटेंगे, 12×4 = 48, 12×6 = 72, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये भी आ जाएगा कितना 3/2। तो इसको जोड़ेंगे कितना 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 2 1 2 2 3 6, मतलब 3 आवर्स = 3 आवर्स। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक भाई। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी लगा लेंगे। तो इसमें 2 वैल्यूज आएंगे एक्स के, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी जो निगलेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव, एक निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव वैल्यू जो आएगी उसको निगलेक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। इनिशियल स्पीड क्या रही होगी 42 km/h, और जब 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो उसमें 42 में +6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48 km/h, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा हो गया। अब 36 के बाद क्वेश्चन नंबर अगले में नेक्स्ट में मूव करते हैं। 37 भी पैसेज है आपका, 38 भी आपका पैसेज है, 39 भी आपका क्या है पैसेज ही है, 40 भी आपका क्या है पैसेज ही है, ठीक है। 41 42 भी आपका पैसेज ही है, 43 भी आपका क्या है पैसेज ही है। 44 की तरफ मूव करते हैं। 44 हम देखते हैं। 44 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर 1 2 3 4। इसमें देखना इन द फिगर ऑफ द 1 to 4 ऑफ द टू सिंबल आर द शोन इन द चेन देयर द पोजीशन ऑफ द रेगुलर डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द देयर द अपीयरेंस ऑफ द फिफ्थ साइज। फिफ्थ साइज में क्या आएगा, तो फिफ्थ साइज में इसमें हमें देखना है कि क्या आएगा। चलो चलो इसको देखते हैं। पहले वाले फिगर में देखते हैं कि जो ट्राइंगल है और ये जो सन है, ट्राइंगल और सन क्या है। इस दूसरे वाले फिगर में क्या आ रहा है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, पहले और दूसरे फिगर। फिर ये ट्राइंगल क्या करता है कि यहाँ से ये यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इस वाले बॉक्स में, और फिर ये जो है सन इस वाले बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये जो है चौथे वाले फिगर में क्या होता है कि ये यहाँ से इस वाले बॉक्स में आता है और सन इसके ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल जो है अंदर और बाहर, अंदर बाहर दोनों फेरियल को पाथ को फॉलो करता है। लेकिन हमारा जो सन है ये देखो यहाँ से इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर कहाँ गया इसमें आया। इसका मतलब सन हमारा क्या है इस स्क्वायर के अंदर ही टहल रहा, ठीक है। तो सन स्क्वायर के अंदर कहाँ जाएगा, इसके बाद फिर जहाँ जहाँ था वहीं उसी पोजीशन पे जाएगा। कौन से फिगर में जो है सन हमारा उसी पोजीशन पे है। तो हमारा जो फिगर है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन देख लेते हैं। इस ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में हमारा है। इस तरह से हम ऑप्शन नंबर सी को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अल्टरनेटिवली जो हमारा ये पाथ फॉलो हो रहा है, ठीक है, एक इसकी इधर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। तो अब इसका अगला अल्टरनेटिव भी बनेगा, क्योंकि ये जो यहाँ से आएगा तो इसका ये पोजीशन इस वाला ट्राइंगल बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 44 है, 44 का ऑप्शन नंबर खाली हमारा बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका सन अंदर स्क्वायर के अंदर सन है, ठीक है, और हमारा ट्राइंगल क्या है बाहर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी तुम्हारा जो है प्रॉब्लम ऑन फिगर है, और इसमें देना है कि कौन सा आंसर तुम्हारा इसमें सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो ट्राइंगल के ऊपर प्लस साइन है, देखो ट्राइंगल के ऊपर क्या है प्लस साइन है, और प्लस साइन होने के बावजूद देखते हैं कि इसमें एरो जो होती है 180 डिग्री क्या है बेंड हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ये प्लस साइन यहाँ से कहाँ आया, इस पे आया,
फिर इससे किस पे गया, इस पे गया, फिर इससे किस पे गया, इस पे गया, तो फिर यहाँ से ही फिर कहाँ पे आ जाएगा, अगले वाले ऑप्शन में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसी कॉर्नर पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है या तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी, ये प्लस का साइन दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद एरो क्या है, अप डाउन, अप्स डाउन, तो फिर क्या आएगा, डाउन अप्स डाउन अप्स, तो फिर क्या आएगा, डाउन ही तो आएगा, क्योंकि अब थोड़े ना होगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, इसका 45 का करेक्ट आंसर है। क्या है, 45 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे आते हैं 46 में। 46 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 46 है, उस 46 में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उस पैटर्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, हाँ यहाँ पे क्या है कि ये जो एल टाइप बने हुए हैं, एल टाइप, पहले वाले फिगर में जो ये एल टाइप बना हुआ, एल टाइप दोनों एक दूसरे के, एक ऐसे है एक ऐसे है, और एरो क्या है, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो एल टाइप बना हुआ, इन दोनों को क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं, एरो क्या कर देते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाले फिगर में क्या है कि ये जो एल टाइप है, इसके बाहर जो फिगर था, इसको अब हम राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर राइट साइड से इसको कहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं, फिर अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और इसकी डायरेक्शन, खाली इसकी डायरेक्शन को इसको क्या कर देते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं बस। इसका क्या मतलब है, इसको अपोजिट कर देते हैं। फिर इसका अगला पैटर्न कौन सा होगा, बताइए। इसका अगला पैटर्न, जब ये डाउनवर्ड था और एरो अपोजिट ऊपर था, तो इसको हमने क्या पैटर्न दिया था, इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया था, इसको हमने कहा लेफ्ट में शिफ्ट किया था। लेकिन जब ये जो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसको पहले ये वाला इस तरह के इमेज बनाएंगे, और ये जो इससे निकल के लेफ्ट साइड में आ गया था, अब ये निकल के किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा। ठीक है, इसको भी निकाल के क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड रख देंगे। क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसी का अपोजिट करना है, क्योंकि इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये इसका ये। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न फॉलो कराएंगे, ये इसका पैटर्न हमारा क्या फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, एक्स मैन वर्किंग इन द कांस्टेंट स्पीड डू दी सर्टेन जॉब इन द वाई डेज, व्हिच वन ऑफ द दिस डायग्राम ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। देखो एक्स और वाई में क्या कर रहा है, रिलेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। एक्स पुरुष एक स्थिर चाल से काम करते हुए एक विशेष कार्य को वाई दिनों में पूरा करता है, तो इन आरेखों में से कौन सा एक एक्स और वाई के बीच में संबंध सही दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि इधर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डेज, इधर रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष। ये ग्राफ जो है डेज और उसमें जो है एक ट्राइंगुलर ग्राफ बनना है, इसमें इसके बीच में एक कोई सही आरेख नहीं है। इसमें क्या कर रहा है कि दिन और पुरुष का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि दिन इंक्रीज कर रहा है, पुरुष क्या है, डिक्रीज। लेकिन हमसे इसमें कह रहा है कि एक एक्स पुरुष एक स्थिर चाल से काम करते हुए एक विशेष कार्य को वाई दिनों में पूरा करते, इन आरेख में से देखो एक कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का जो हमारा क्या है कि टाइम और मेल का जो रिलेशन है, वो एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसी का उल्टा घट रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हमारा क्या हो सकता है, कौन सा आरेख, आरेख नंबर हमारा इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आरेख 4। और आरेख 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, आगे इसी में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है, ये लिखा हुआ है 337 और उसके बाद लिखा हुआ है, देखो इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनका सभी हर एक डिजिट जोड़ के जो है इन दोनों के इक्वल कर दिया गया, क्योंकि ये जो 370 लिखा हुआ है, 370 को जोड़ेंगे तो 3 + 7 + 0 इज इक्वल टू कितना,
10, और इसका फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ऐसे हमें लगता है इसको, हाँ इसका पैटर्न होगा, ये जो 2 तो 4 224 है, 2 + 2 + 4 = कितना 8, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे इसको जोड़ेंगे 7 3 0 तो हो जाएगा 7 + 3 + 0 तो हो जाएगा कितना 10, और यहाँ में कितना 1, तो इसमें से ऑप्शन 9 जोड़ लेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम वाला क्वेश्चन। तो 48 के बाद हम लोग 49 की तरफ मूव करते हैं और 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 4 कारें जो रुपये 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से 40 रुपये प्रति लीटर की डीजल की लागत पर किराए पर ली गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सारणी में से कौन से ब्यौरे पर विचार कीजिए। कौन सी कार ने अधिकतम औसत चाल बनाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में आप लोग को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। और आसान का मतलब ये है कि जब तक आप A B C D सबकी अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करोगे नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना है कि कौन सी कारें जो है अधिकतम एवरेज, तो सबका अलग अलग क्या करना है कि जोड़ लेना है, सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना है, और इसमें से जिसका औसत चाल सबसे ज़्यादा आएगा उसी का आंसर हो जाएगा। आंसर इसको मेंशन कर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, इसका 49 का ए सही होगा, क्योंकि हमने इसको जब किया था तो बड़ा लंबा प्रोसेस में था। ठीक है, इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बड़ा लंबा है। और कैलकुलेशन लंबा होने का मतलब क्या है कि इसमें हम अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और इसमें जो है थोड़ा लिखने में भी हमें दिक्कत होती है। तो 49 से 50 की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं 50 क्वेश्चन। हाँ 50 क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 3 आकृति का परीक्षण कीजिए जिनमें से संख्या का एक विशिष्ट प्रतिरूप है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये 84, 84 और 12 और 14 में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में इस वाले से तुरंत स्किप कर गया कि अगर 9 9 जा 81, मतलब इस 81 को अगर क्या करेंगे, 81 को, एक मिनट, इस 81 को अगर 9 से हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा 9 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर मेरे दिमाग में यहाँ से माइंड किया कि 84 है 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 से 1 जा 84, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, ये तो आ गया। फिर इसको भी ऐसे करेंगे कि 88 है, 88 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 8 जा 88, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्यूब का क्वेश्चन है, डाइस का। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये अ क्यूब हैज द 6 नंबर ऑफ द मार्क 1 2 3 4 5 6 फिर 3 व्यूज ऑफ द क्यूब आर द शोन इन बिलो। देखो इस पर क्या करना है कि ये क्वेश्चन भी बड़े आसान होते हैं, इसमें हमें देखना है। देखो 3 क्यूब दिए हुए हैं, उन 3 में से हमें देखना है कि बताना है ए और बी का रेस्पेक्टिवली क्या आएगा, ए और बी पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे जो चीज़ कॉमन दिख रहे हैं उस चीज़ कॉमन को मेंशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्यूब में हम क्यूब नंबर 2 और 3 लेके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्यूब में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है 5, तो ए और बी में मेंशन करना। देखो 3 और 6, 3 और 6, इस क्यूब में यहाँ से मेंशन करते हैं। इस क्यूब में देखते हैं कि क्या है, 3 2 1, फिर इसको मेंशन करते हैं, 3 के सामने 3 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस क्यूब में ये जो लिखा हुआ है 1 के सामने क्या है 5, तो 1 के सामने 5 है, तो 5 के सामने जो भी जिसमें भी 1 1 है वो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके चले जाएंगे। ठीक है, बचा आपका कौन सा 2 और 3। इसका मतलब 2 और 3 ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के सामने हमारा क्या हो गया 5, जब 1 के सामने हमारा 5 हो गया तो यहाँ पे तो 5 है ही है ना, तो 5 के सामने 1 होगा,
तो हमें बी और ए पूछा है, तो 5 के सामने एक, तो जिसमें भी एक एक है उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब बताओ बी सी डी में, तो बचा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 2 और 3 जो हमारा क्या होगा, ये 51 का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 51 के बाद 52 में हम लोग आगे चलते हैं और 52 में मूव करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 आइटम्स दिए हुए हैं और इसमें दिया हुआ है कि ये फिजिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स है। मेल फीमेल दिए हुए हैं और क्वेश्चन हमारा इधर मेंशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ग्राफ और दिया हुआ है 40%, 20%, 10%, 30%। तो इसमें देखना है कि हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू दी एज ग्रुप 35 to 44। 35 to 44 कितने फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फिजिक्स के टोटल कितने हैं। देखो मेल और फीमेल में देखते हैं कि टोटल फिजिक्स के कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोफेसर इन फिजिक्स। तो 32 देखो फिजिक्स के, ये 32, 32 क्या है, मेल है, और 8 क्या है, फीमेल है। तो कितना हो जाएगा, 32 + 8 = कितना हो जाएगा, 40। कितना होगा, 40 होगा। नंबर ऑफ प्रोफेसर, परसेंटेज ऑफ द प्रोफेसर देखेंगे तो देखेंगे ये जो प्रोफेसर है परसेंटेज 35 to 45। ठीक है, 40% हमारे क्या है, 35 to 45 हमारा क्या है, 40% प्रोफेसर देखते हैं 40। तो फिजिक्स के प्रोफेसर जो बिलोंग करते हैं एज ग्रुप 35 से 44 वाले, उसमें देखते हैं कितने परसेंटेज, 40। तो 40% गुणे 40 डिवाइड बाई 100, 4 चौक कितना आ जाएगा, 16। तो ये आंसर कितने आ जाएंगे, 16, क्योंकि 35 से 44, 35 से 44 के बिटवीन में जो कितने हैं वो 40% के अगर। ठीक है, तो लिखेंगे 40%, 40/100, और कितने लोग हैं फिजिक्स के, 40 लोग, 32 8 40, तो 40 × 40/100 इंटू कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा देखते हैं। Which one of the following is the discipline has the highest ratio of the male to female? मेल से फीमेल का रेशियो सबसे ज़्यादा किस में दिखता है, मेल से फीमेल। हर एक का अलग अलग रेशियो निकालेंगे और इसमें आई थिंक हमें लग रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल का रेशियो दिख रहा है, क्योंकि इसमें कितनी फीमेल है फिजिक्स में, 8 फीमेल, और 8 फीमेल पे कितने, 32। तो ये आ जाएगा 8 × 32। फिजिक्स वाले में कितना आ जाएगा, 4 और 1 का रेशियो। ठीक है, मैथ में देखेंगे 8 और 28 का है, तो इसका मतलब मैथ तो फिजिक्स से कम ही है। उसके बाद 22 से और 16 का रेशियो देखेंगे, केमिस्ट्री में आ रहा है। उसके बाद बॉटनी में देखेंगे तो 8 से और 14 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद साइकोलॉजी में देखेंगे 4 से 6 आ रहा है, और इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 24 से 8 आ रहा है, 8 3 24, मतलब 3 और 1 का आ रहा है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मतलब 3 मेल पे 1 फीमेल। अच्छा, फिजिक्स पे 4। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो आ रहा है हमारा किस पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा रेशियो जो हमारा आ रहा है किसमें, फिजिक्स पे आ रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल का सबसे ज़्यादा अगर रेशियो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस पे आ रहा है, फिजिक्स पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं और 54 देखते हैं। देखिए, हाँ, व्हाट परसेंट ऑफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल। तो साइकोलॉजी में जो फीमेल प्रोफेसर हैं उनका क्या परसेंटेज है, ये हमसे पूछ रहा है। देखते हैं, साइकोलॉजी यहाँ पे है, ये इधर साइकोलॉजी में जो फीमेल हैं, फीमेल जो है ये फीमेल आपकी कितनी है, 4 + 2 6, मतलब 4 से थोड़ा ऊपर है, और 8, 4 और 8 के बीच में ग्राफ है, तो कितना हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या मेल और फीमेल को दोनों ऐड करेंगे, तो 4 मेल हैं और 6 फीमेल है, तो 4 + 6 इंटू कितना हो जाएगा, 100। 4 + 6 10,
तो 6 अपॉन कितना 10 इंटू कितना 100 कितना आ जाएगा 60%। तो साइकोलॉजी में जो फीमेल है कितने आ जाएंगे 60%। कितने 60%। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 54 का क्या हो जाएगा सी 60%। अब आगे देखते हैं। If the number of the female physics professor in the group of the 25 to 34 equal to 25% of the all physics professor in that the age group, then what the number of the male physics professor in the group of the 25 to 34। ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 55 एक मिनट स्किप करते हैं इसको, 55 में हम आते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। देखो 55 में हमसे ये बोल रहा है कि यदि भौतिक की 25 से 34 आयु समूह की स्त्री, भौतिक विज्ञान की फिजिक्स की 25 से 34, अब 25 से 34 कितने हैं भाई, 25 से 34 वाला जब हम आएंगे तो 25 और 34 वाला ये ग्राफ अपना है, ये जो देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला 25 से 34 हमारा क्या आएगा, ये 30%, तो लिखेंगे कितना 30%। 30% का मतलब 30/100। ठीक है, और इसमें भौतिक के कितने हैं टोटल 32 प्लस 8 40, तो इसमें कर देंगे 40। 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा 4 तिहाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा 4 तिहाई। कितने लोग आएंगे 12 लोग आएंगे। अब उसके बाद कह रहा है 25 से 34 लोग जो हैं, 25 से 34 लोग जो हैं 25% प्रधानाध्यापक, तो 25% प्रधानाध्यापक कर लेंगे, 25% प्रधानाध्यापक कर लेंगे। और 25% प्रधानाध्यापक में हम लोग देखते हैं कितने हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर निकल के आए थे 12 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो उसमें नंबर ऑफ फिजिक्स फीमेल प्रोफेसर की जो एज ग्रुप 25 से 34 के बीच में अगर 25% लोग हमारे प्रधानाध्यापक, कुल प्रधानाध्यापक हैं भौतिक के, तो उसमें से 12 हमारे क्या निकल के आए थे फिजिक्स के प्रोफेसर निकल के आए थे, तो उसमें फीमेल को देखेंगे कितना है। ठीक है, तो 25 करने में 25, 25 चौको 4 करने में 4, 4 थी 12, ये 3 हमारे क्या निकल गए हैं नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर। ठीक है, इन एज ग्रुप 3। ठीक है, तो मेल प्रोफेसर देखेंगे क्या होगा, टोटल कितने थे 12, फीमेल कितनी है 3, ये फीमेल है, ये टोटल है। तो ये मेल कितना होगा, मेल कितना होगा जब टोटल में से 12 में से अगर 3 फीमेल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 9 तुम्हारे क्या आ जाएंगे मेल। तो भौतिक के पुरुष प्राध्यापकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 55 के बाद 56 देखते हैं क्या है। 56 जूम कर लेते हैं। ठीक, 56 के बाद अच्छा 56 भी इसी में है। इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर द यूनिवर्सिटी ऑफ द 21% ऑफ द प्रोफेसर यूनिवर्सिटी देन दे व्हाट द नंबर ऑफ द प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, यदि मनोविज्ञान के प्रधानाध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय के कार्यरत कुल प्रधानाध्यापकों की 2% है, तब इस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या कितनी। टोटल प्रधानाध्यापक देखते हैं कितने। देखो 60 से 65 वाले, ये 60 से 65 जो दिया हुआ है साइकोलॉजी प्रोफेसर, तो ये साइकोलॉजी प्रोफेसर कितने 10% कितने, क्योंकि मनोविज्ञान ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ग्राफ,
ये कितने हैं? 4% मेल और 6% फीमेल, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। ठीक, तो आगे आते हैं। जब ये 10% मेंशन कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वगैरह, एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं कितना मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कुल कुल का 2% है। 2%, तो मतलब 2% का मतलब कितना होगा? 2/100 इज इक्वल टू साइकोलॉजी में कितने टोटल? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 50। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 × 10 बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब साइकोलॉजी के कुल कितना परसेंट था? 2% था, और टोटल हमने माना x। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कुल प्रधानाध्यापक कितने होंगे? 500। कितने होंगे? 500। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 भी देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 57। ठीक है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, नॉन ऑर्गन का। तो इससे हम आगे की तरफ मूव करते हुए 57 देखते हैं। देखो, इसमें रोटेशन का खेल है। अब 157 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दी गई आकृति पर विचार करना है। भाई देखो, पहले वाले में क्या मेंशन दिया हुआ है? ये सर्किल है, स्क्वायर है, सर्किल है, स्क्वायर है, सर्किल है, स्क्वायर है। इसमें क्या था कि पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज, पहले वाले में क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसमें एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसमें क्या है? 2 एरो एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, इसमें क्या है? फिर तीनों क्या हो गया? क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2 एरो एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एक दूसरे के 2 एरो अपोजिट, सेम कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 2 एरो एक दूसरे के अपोजिट। फिर क्या आना चाहिए? क्लॉकवाइज ही तो आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो 57 के बाद ये 56 क्वेश्चन जो है 57 के बाद 58 क्वेश्चन जो है ये हमारा पैसेज के, 59 भी हमारा पैसेज का है। 59 के बाद हम लोग 60 क्वेश्चन में आते हैं। 60 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, इन अ रेयर कॉइन्स ऑफ द कलेक्शन देयर इज अ 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड coin. 10 more gold coins are added to the collection of the ratio of the gold coins of the non-gold coin in the 1:2 based on the information the total number of the coins in the collection now becomes. देख लो भाई, इसको भी देख लेते हैं। एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में से प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण है। मतलब गोल्ड और नॉन गोल्ड, ऐसा कर लेते हैं। हर 3 नॉन गोल्ड सोने पे एक क्या है? सोना है, गोल्ड। तो लिखेंगे गोल्ड, ये गोल्ड कॉइन, नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो कितना है? 1:3। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं, मतलब 10 गोल्ड को और डाल दो, तो डाल दो भैया, गोल्ड में 10 और मिला दो, तब ये रेशियो कितना हो जा रहा है? 1/2। जब 1/2 ये हो जा रहा है तो इसमें कह रहा है कि इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल कितने सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी? देखो, कुछ नहीं है,
जी की वैल्यू इसमें रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या ऐसे कर दो। तो यहाँ पे जी की वैल्यू अगर 1, जी एन की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू रख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या एन वन जा एन, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3g, तो एन इज इक्वल टू 3g रख दो। तो ये इसमें रख देंगे यह 2g, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2g प्लस, एक मिनट, 2g प्लस 20 इज इक्वल टू एन वन जा एन, तो और यहाँ पे एन कितना है, तो ये हो जाएगा 2g प्लस 20 और एन की वैल्यू कितनी है 3g, तो 2g माइनस 3g मतलब g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। गोल्ड कॉइन कितना है 20। अब जब गोल्ड कॉइन तुम्हारे 20 आ गए तो किसी में भी रख लो, नॉन गोल्ड कितने आ जाएंगे बताओ, नॉन गोल्ड कितने इसमें रख लो, तो ये कितना हो जाएगा 20/n इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, तभी तो आएगा 1/3। मतलब नॉन गोल्ड कितने हैं 60 और गोल्ड कितने हैं 20, और कितने सिक्के डाले गए 10, तो कितना आएगा 60 प्लस 10 प्लस 20 गोल्ड 10 नॉन गोल्ड और 10 गोल्ड के सिक्के इसमें डाले गए। तो ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब कितनी हो जाएगी 60 20 80 10 90। तो इस तरह का टोटल कुछ सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 90, और हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लिखा हुआ है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। अगर ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि अगर किसी को 1000 या 1000 आस पास के अगर किसी को परफेक्ट स्क्वायर पता होगा तो वो आराम से लगा सकता है। ठीक है, 1000 के परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ऐसे जब भी क्वेश्चन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो वो हमेशा किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो हम देखते हैं 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 31 का कितना कर लेंगे, हो जाएगा 31, एक मिनट, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, क्योंकि हमें 1000 है तो क्या करें कितने पौधों की आवश्यकता होगी, इसका मतलब क्या है कि 1000 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1000 में अगर हम 1000 में अगर हम 24 जोड़ते हैं, 1000 में हम 24 जोड़ते हैं तो 10 24 पता है किसका स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर होगा, 32 × 32 मतलब 32 क्या हो रो हो और 32 क्या हो जाएंगे कॉलम। ठीक है, तो 32 × 32 कितना हो जाएगा 1024। इसलिए हमें एक माली के पास जो 1000 पौधे थे उसे इस प्रकार लगाने के लिए, मतलब पंक्ति रो और कॉलम को बराबर करने के लिए, समान करने के लिए उसे कितने पौधों की जरूरत होगी 24 पौधों की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थी के समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 रुपये की राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से ₹20 कम है तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, मतलब मिनिमम मूल्य कितने रुपए की प्राइस रही होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, कितने रही। ठीक है, किसी विद्यालय के विद्यार्थी को समग्र शिक्षा निष्पादन हेतु 700 रुपये की में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से ₹20 कम हो तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, न्यूनतम मान लो
पहला पुरस्कार मान लो कि इसको कितने रुपए मिला होगा, पहला पुरस्कार इसको मान ले रहे हैं KX रहा होगा, फर्स्ट प्राइज, ठीक है, 100 रुपये मिला होगा। अब इसी तरीके से हम अगला देखेंगे कि उससे 20 रुपये कम, ठीक है, क्या करेंगे x + 20, फिर क्या करेंगे x + 40, फिर क्या करेंगे x + 60, x + 80, x + 100, कितने हो गए 3 3 6, x + 120, ये सब किसके बराबर है, 700 के बराबर है। तो इसको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे x 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 7x बराबर नहीं, x प्लस ये हो जाएगा 120, कितना 200 300 300 400 420 बराबर 700। अब ये 7x बराबर कितना हो जाएगा, 420 - 700, तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 10 - 2 8, और ये बचेगा कितना 280। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 चौक 28, मतलब न्यूनतम प्राइस कितना, कम से कम कितना रहा होगा 40 रुपये। तो न्यूनतम प्राइस का जो कॉस्ट रहा होगा कितना रहा होगा 40 रुपये, ठीक है, क्लियर। 63 की तरफ हम चलते हैं, 63, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा भाई। आउट ऑफ 120 लोग हैं जिसमें से 70 लोग मेल हैं, तो 70 लोग अगर मेल हैं तो टोटल कितने हैं 120, 70 क्या है मेल, तो 50 की आ जाएंगी फीमेल आ जाएंगी। अब कह रहा है कि मैक्सिमम जो है 70 मेल्स जो हैं वो क्या है ड्राइवर लाइसेंस है, और मिनिमम अगर 50 फीमेल लेके जाएंगी तो इनके पास क्या होगा, संभावना है कि इनकी ड्राइवर लाइसेंस है। तो अब इस 50 फीमेल में से देखते हैं कि 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, टोटल 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो 50 फीमेल हैं, अगर 80 - 50 फीमेल कर देंगे 30 ऐसी जो हैं जिनके पास लाइसेंस रही हैं। अब ये 30 जो लाइसेंस हो गए ये किसके पास हो सकता है, ये मेल के पास हो सकता है, क्लियर। 30 किसके पास हो सकता है, मेल के पास हो सकता है। अब मिनिमम मेल जो हो सकते हैं उनके पास लाइसेंस कितना हो सकता है 30। अब मेल और फीमेल का रेशियो देखते हैं, क्या देखेंगे रेशियो, तो ये देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कितना, मिनिमम कितना मेल 30 जो लाइसेंस है, देखेंगे 70, 0 से 0 कट जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा 3:7, 3:7 या 7 से 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करा है 64। एक गैरिसन में 1000 सैनिक के लिए 1 महीने का भोजन था, मतलब अगर 1000 सैनिक हैं तो 30 दिनों के लिए भोजन चलेगा, लेकिन 10 दिन के बाद 1000 सैनिक और आ गए, ठीक है, तो ये 1000 + 1000, तो ये 10 दिन के बाद, मतलब इस 2000 जो सोल्जर्स हैं वो 10 माइनस कर देंगे तो कितना दिन बचेगा 20 दिन बचेगा।
बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकते हैं? ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट रिमेनिंग फूड जो चलेगा वो कितना दिन चलेगा? x दिन चलेगा। अब ये बताओ कि ज़्यादा आदमी होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, है ना, और कम आदमी होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आदमी का और खाने के दिन से रिलेशन कैसा है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधा रिलेशन है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 2000 आदमी थे, ठीक है, और नीचे क्या थे? 1000 आदमी। पहले क्या थे? 1000 फिर 2000। जब 2000 आदमी थे तो खाना कितने दिन चलता? सॉरी 20 दिन चलता। लेकिन ये 1000 आदमी थे तो खाना कितने दिन चलता? 30। तो उसको प्रोपोर्शन निकालेंगे। हम मान ले रहे हैं कि रिमेनिंग फूड कितना x दिन चलेगा। 2 3 जीरो से 3 जीरो, और ये आ जाएगा कितना? x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/2। तो ये कितना दिन चलेगा? 10 दिन। मतलब अगर 1000 के बाद अगर 1000 सैनिक और उसमें आ जा रहे हैं तो खाना जो चलना चाहिए 20 दिन, वो खाना किस दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 10 दिन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कैसे हो जाता? 64 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भरी पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपभोग कर देता है तो टंकी भरी पेट्रोल कितने दिन चलेगा? इनिशियल में मान लेते हैं कि पेट्रोल कंजप्शन क्या रही होगी स्टार्टिंग में? पेट्रोल कंजप्शन x। तो कितने दिन चल रहा है? 10 दिन चल रहा। ठीक है, पेट्रोल कंजप्शन और कितने दिन चल रहा? 10 दिन चल रहा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपभोग कर देता है, शुरू कर देता है। तो 25% अगर x दिन चल रहा होगा तो उसका कॉस्ट क्या हो? 125 x हो जाएगा प्रतिशत। 125% x, या ऐसे कर लो 125 बटे कितना कर लो? 100x कर लो। अब उसको मान लेते हैं कि ये y दिन चलेगा। क्या चलेगा? y दिन चलेगा। तो वही तो पूछ रहा है कि जब उसका x कंजप्शन था, x पेट्रोल था उसका, तो 10 दिन चल रहा था, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू, अब उसका कंजप्शन कितना होगा? 125 x बटे 100। तब कितने दिन चल रहा था? y दिन चल रहा। x से x कटा, 1 मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? x से x कटा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 सेकंड में 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 दिन। कितने दिन चलेगा? 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन में ये क्या हो जाएगा? पेट्रोल से भरी टंकी इसका 8 दिन में काम तमाम कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी से वापस तय कर सकता है। वह उस दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे में तय करता है। दोनों तरफ गाड़ी से चलकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 घंटे से में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी, तो पैदल चलता है दोनों तरफ से, पैदल, तो कितना लेता भैया? 10 घंटा लेता। और एक तरफ से अगर पैदल चलेगा तब कितना लेगा? सीधा 5 घंटा लेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट 5 आवर।
अब यहाँ पे कह रहा वह उसी दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटे लेता है, दोनों तरफ गाड़ी चलकर उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति 6 घंटे की किसी दूरी को तय करता है। अब देखो वो एक पैदल और प्लस लिखेंगे एक तरफ से गाड़ी प्लस गाड़ी से चलता है, तब उसे कितना लगता है 6 घंटा। तो एक तरफ से पैदल जाने में उसको कितना घंटा लगेगा 5 घंटा प्लस गाड़ी से बच्चे। तो मतलब गाड़ी जाने में कितना टाइम लेता है, लेगा 6 माइनस 5 बराबर कितना 1। ठीक है, तो कह रहा है गाड़ी चलाकर उसे दूरी तय करने में दोनों तरफ से जब एक तरफ से गाड़ी चला के जाता तो 1 घंटा लगता, तो दोनों तरफ से जब चलाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा 2 घंटे। क्या लगेंगे 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो 66 हो गया। 66 के बाद हम 67 में चलते हैं और 67 की तरफ हम लोग देखते हैं कि 67 की कहानी क्या है। 67, 68, 69, 70, 71 और उसके बाद ये सब तो सारे पैसेज ही हैं। 60, 71, 72, 73, 74 पैसेज हैं। 75 भी पैसेज हैं। 70 इधर सब पैसेज ही हैं आई थिंक। तो 77 भी 78 भी ये सब पैसेज ही हैं। 78, 79 ठीक है, 80 तक पैसेज ही हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन क्या होते हैं फिनिश होते हैं। तो आज हमने क्या किया कि 2013 के जितने भी सारे प्रश्न थे कल और आज मिला के हम लोगों ने दोनों क्या किया 2013 को क्या कर लिया फिनिश कर लिया। ठीक है, फिनिश कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि कल से हम 2014 की सीरीज लेके आएंगे और 2014 के ऐसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें आपको अगर कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं कि सर कैसा आपका क्वेश्चन कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, तो 2013 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।